हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कोल्ड वॉर। यहाँ दोस्तों कोल्ड वॉर एक्चुअली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एज बैकग्राउंड द मीनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर समझने की कोशिश करेंगे। ये कोल्ड वॉर किस सर्कमस्टेंसेस में उभर कर आ रहा है वो जानेंगे। फीचर ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे एंड देन फर्दर इस कोल्ड वॉर को किस तरीके से पेव किया जाता है, कंपटीशन बनकर उभर कर सामने आता है बिटवीन टू सुपर पावर्स दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। वेल पर्टिकुलरली डिफरेंट अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश की जाती है, डिक्लेरेशन को दुनिया के सामने लाया जाता है और दोनों ही सुपर पावर दुनिया को असिस्ट करती है कि वो उनके ब्लॉक्स में शामिल हो जाए। ये जो एटीट्यूड था मैनिफेस्टेशन ऑफ कोल्ड वॉर को लेकर, इंटरनेशनल क्राइसिस हुए थे बहुत सारे। ये सब कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल अगर बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में या फिर मीनिंग के बारे में, एक बिल्कुल क्लियर सेंस आता है यहाँ पर कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सिनेरियो में कहीं ना कहीं दोबारा एक सेंस उभर कर सामने आता है दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। जस्ट लाइक आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़े बड़े जो लीडर्स थे, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल फेस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि दोबारा कभी भी पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा ना पहुंचे, इसके वजह से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यूएनओ को स्टैब्लिश किया गया 1945 में। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। यहाँ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी एक टाइप का सिचुएशन उभर कर सामने आता है, एक ऐसा फिनोमिना उभर कर सामने आता है, एक कंपटीशन आता है पर्टिकुलरली बिटवीन द टू ब्लॉक्स और द टू सुपर पावर्स दैट इमर्ज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक तरफ जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं, यूएसए को लीड कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरी तरफ यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, राइट। ये रशिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लीड कर रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लीड करते हुए एक सुपर पावर बनने की कोशिश में लगे थे, राइट। इस ये जो फिनोमिना है वो कहीं ना कहीं दूसरे जितने भी जो कंट्रीज थे एट दैट टाइम, जो कॉलोनाइज थी जो कंट्रीज, उन पर पर्टिकुलरली अपना प्रेशर डाल रही थी कि वो आइदर ऑफ द ब्लॉक्स में शामिल हो जाए, राइट। यहाँ पर अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मीन्स को पूरा करने के लिए यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रही थी एंड यूएसए भी अपने कैपिटलिज्म फ्लो को लेकर बहुत ज्यादा सोचो फिक्र कर रही थी। ये था अलग अलग मामला। यहाँ पर यूएसए एंड यूएसएसआर के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। यूएसए जो कि फर्स्ट वर्ल्ड में आती है, उसके साथ जो जो यूरोपियन कंट्रीज है, इंग्लैंड फ्रांस जैसी कंट्रीज है, उसको भी फर्स्ट वर्ल्ड में हम लोग शामिल करते हैं। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वो थे जो थोड़े से पॉलिटिकली तो अपने आप को इमर्ज कर पाए, लेकिन इकोनॉमिकली अब भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे वो, राइट। रशिया एक एग्जांपल दिया जा सकता है उसमें। आज के टाइम का जो सिनेरियो है वो कुछ और ही है। जापान के बारे में, चाइना के बारे में बात करेंगे तो अभी वो फर्स्ट वर्ल्ड में शुमार किए जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में इनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त वो ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे। 1945 के बाद वो सेकेंड वर्ल्ड में ही कंसिस्ट किए जा रहे थे। इंडिया एज थर्ड वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एट दैट टाइम, अभी के टाइम में नहीं। इंडिया और इसके अलावा एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो अभी हाल ही में उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल किया था। तो ऐसे कंट्रीज को अमेरिका एंड रशिया चाहती थी कि वो उनके ब्लॉक्स में शामिल हो जाए, राइट। उनको शामिल करने के लिए बहुत सारी जगह पर उन्होंने जो मामला, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, इंटरनेशनल जो क्राइसिस हुई थी, उनको प्रोवोक भी किया, स्टिमुलेट किया, खुद को अपने मैनिपुलेशन के लिए उन्होंने दूसरे कंट्रीज को स्टिमुलेट भी किया था, राइट। तो अब बात ये समझ आ रही है कि इस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स दो ऑपोजिंग ग्रुप्स में बढ़ जाती है, राइट। ये पहली बार
जो बाइपोलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट उभर कर आ रहा था, इसके बाद जो कंपटीशन था, इस कंपटीशन को लेकर पहली बार जो सेंस आ रहा था कोल्ड वॉर। इस कोल्ड वॉर टर्म को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये मामला। सम पीपल सेज दैट इट इज बर्नार्ड बोरुच, ये उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। वाइल ऑन द अदर हैंड विल्टर लिपमन, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को यूज किया है पहली बार। वेल थोड़ा सा लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल है ये मामला। अलग अलग स्कॉलर्स के नजदीक अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको मामला समझ में आएगा, विल्टर लिपमन हो या फिर बर्नार्ड बोरुच। सो ये जो कंडीशन है फर्दर देखी जा सकती है कि दुनिया के अलग अलग कोने में कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करती है। वेल बाय द टाइम कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हो जाती है, राइट, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। सो अब हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, कोल्ड वॉर के फीचर्स के बारे में। जैसा कि पता है, पॉइंट नंबर 1 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका रशिया दो सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुए थे, राइट। बोथ अमेरिका एंड रशिया वो इस बारे में एम्फसाइज कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कमज़ोर कंट्रीज़ है उन पर अपना अपना शिकंजा कस सके, ताकि एक कोऑपरेशन वाला साथ मिल जाए उन लोगों को, उन कंट्रीज़ को। Well, both the countries tried to establish the Cold War on political ideology, right? So यहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टी, डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह ये सब चीजें उभर कर सामने आई बात। While on the other hand in anti imperialism and communism, ये एक डीकोलोनाइजेशन वाला भी मामला स्टार्ट हो गया था। यूएसए एंड यूएसएसआर कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही थी कि यहाँ पर एंटी इंपीरियलिज्म को फॉलो किया जाए और दुनिया को फ्री कर दिया जाए, राइट। सो ये सब एक सेंस था। वेल यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में अगर बात की जाए तो हिस्टोरियंस ने अलग अलग वेरियस कॉजेस को एक्सप्लेन किया है, राइट। अकॉर्डिंग टू सम इट वाज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर था, राइट। अमेरिकन particularly between American capitalism and Russian communism. So according to former Soviet Minister of External Affairs Maxim Litvinov, जो कॉज बताते हैं कोल्ड वॉर का, was the difference between idealistic conception, right? Well, Professor F.H. Hartman वो थिंक करते that the Cold War was final victory of communism. Was the result of the great differences in outlook and philosophy between the two superpowers. Professor Louis J. Hell वो कहते हैं is not ready to call Cold War as an ideological conflict, right? American Secretary एक्सटर्नल अफेयर्स के अमेरिकन सेक्रेटरी कॉर्डेल हुल, प्रोफेसर विलियम्स, गैब्रियल कोल्को, प्रोफेसर फ्लेमिंग, प्रोफेसर डेविड हॉरोविट्ज हैव एक्सप्लेन कोल्ड वॉर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। दे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वाला मामला ज्यादा हद तक पॉसिबल है, राइट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में रशिया एंड अमेरिका दोनों ही चाहते थे कि अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर पाए ज्यादा से ज्यादा। अमेरिका इस चीज में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, पर्टिकुलरली मिलिटराइजेशन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, बहुत ज्यादा हथियार बनाने वाले प्रोसेस, आर्मामेंट वाला मामला वो बहुत ज्यादा हो चुका था, राइट। सो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक कॉम्पिटिशन छिड़ गया था अमेरिका एंड रशिया के बीच में। इसके बाद हर्बर्ट फीस, जॉर्ज केनन, चर्चिल, जॉन स्पेनर, उन्होंने अक्यूज किया सोवियत एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर फॉर द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अब ये लोग कह रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि ये नहीं, ये कहीं ना कहीं सोवियटाइजेशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा फैल रही है, तो उसको चेक करने के लिए एंड एट द सेम टाइम उसको अपोज करने के लिए और पॉलिटिकली एक रीजनेबल रेजिस्टेंस को कायम कर पाए, एस्टेब्लिश कर पाए, इसलिए उनका रिस्पॉन्स उभर कर सामने आया। तो रशिया भी दूसरी तरफ वही बात बोल रही है, राइट। सो एक डिफेंड कर रही है दोनों एक दूसरे को। वेल यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, दोनों ही कंट्रीज अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाती है। सोवियत एक्सपेंशन पॉलिसी ईस्टर्न यूरोप में आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, डिफरेंट जो कंट्रीज थी ईस्टर्न यूरोप में, वहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर लिया था, राइट। पर्टिकुलरली यहाँ पर जर्मन प्रॉब्लम, ईरान प्रॉब्लम, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि कुछ जहाँ पर जो ऐसे कंट्रीज थे वहां पर दोनों का यूएसए एंड यूएसएसआर
दोनों का ही इन्फ्लुएंस था, उनको किस तरीके से लीड करना है इस बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, बनती नहीं थी। टर्की प्रॉब्लम भी आया उभर कर, ग्रीस प्रॉब्लम मैंने बता दिया। फ्यूल्टन स्पीच उभर कर सामने आता है। तो फ्यूल्टन स्पीच में मामला ये है कि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस वाज इंक्रीजिंग, इनका मानना था। तो कम्युनिस्ट वर वेरी एक्टिव देन इन ग्रीस, ईरान, टर्की। इनको पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रिजिम ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। इसको चैलेंज करने के लिए, इसको एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए, बैरियर बनाने के लिए क्या किया जाए, राइट? तो फ्यूल्टन स्पीच में इन बातों को देखा जा सकता है। बिसाइड्स केनन्स व्यू था इस सिचुएशन में 1947, फॉर्मर असिस्टेंट अमेरिकन एम्बेसडर थे जॉन एफ केनन, पब्लिश किया उन्होंने आर्टिकल मैगजीन कॉल्ड फॉरेन अफेयर्स अंडर द मिस्टर एक्स प्रीवियसली 22 फरवरी 1946 को, राइट? तो इन्होंने अपने पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट को लेकर किस तरीके से फॉलो करना है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अमेरिका ने डिसाइड किया। वेल, ट्रूमन डॉक्ट्राइन आता है, फिर मार्शल प्लान आता है। प्रेसिडेंट ट्रूमन ने एक लेक्चर डिलीवर किया था अमेरिकन कांग्रेस में 12 मार्च 1947 को, विद द एम ऑफ फ्रीइंग टर्की एंड ग्रीस फ्रॉम सोवियत इन्फ्लुएंस। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से, जहां पर यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस अब उस जगह को कब्जा कर रहा है, यहाँ पर ये लोग अजिस्ट कर रहे हैं कि आप यूएसएसआर से फ्री हो जाइए, राइट? तो एक एक्टिव फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अपार्ट फ्रॉम ट्रूमन डॉक्ट्राइन, मार्शल प्लान, आप देखेंगे दोस्तों के सोवियत रिएक्शन, कॉमिनफॉर्म नामी एक ये लोग कॉमिंटर्न कॉमिनफॉर्म जैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करते हैं ये लोग, ताकि वो लोग जो इन कंट्रीज पर अपना कब्जा जमा चुके हैं वहां पर वो देखभाल कर पाए और वहां के रिजिम को संभाल पाए, राइट? अंडर लीडरशिप ऑफ अमेरिका बहुत सारे अलायंसेस बने, चाहे वो नाटो के बारे में देखेंगे 1949 वाला, सेंटो है, सीटो है यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वगैरह वगैरह, मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका बनती है। अलायंसेस सोवियत रशिया में बनती है, कॉमिकॉन बनता है, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस 1949 में, वर्सो पैक्ट होता है 1955 में, राइट? सो ये सब कुछ ऑन गोइंग सिचुएशंस चलती रहती है एक दूसरे को कंपटीशन देने वाला। फिर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बर्लिन क्राइसिस से। जी हाँ दोस्तों, बर्लिन ब्लॉकेड जो पहली बार होता है, राइट? 19 उसके बाद फिर बर्लिन क्राइसिस के बाद, बर्लिन ब्लॉकेड के बाद कोरियन वॉर होता है 1950 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है 1962 में, और दुनिया के अलग अलग कोने में, इनफैक्ट जो कश्मीर प्रॉब्लम है उसमें भी 1960 में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई थी। अमेरिका अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को साथ दे रहा था और यूएसएसआर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को साथ दे रहा था। इस तरीके से चाहे वो अरब इजराइल वॉर को ले लीजिए, आप पैलेस्टाइन वाला मामला ले लीजिए, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को ले लीजिए, अरब ज्यूस प्रॉब्लम जो था, दुनिया के मतलब अलग अलग 1945 के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए सब में यूएसए एंड यूएसएसआर प्रोवोक करते हुए दिखाई दिए। सो कहने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, बट टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।